हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम साइबर मीडिया रिसर्च एंड सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी एडटेक और डेटा एनालिटिक्स वाले बिजनेस के अंदर हमें ये कंपनी नजर आती है। यानी कि नॉर्मली अगर आप देखोगे, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो बिजनेस है वो ये कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे, यानी कि जो नॉर्मली डेटा होता है, यानी कि अगर सपोज आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने कोई ऐड चलाई तो वो कितने लोगों ने उसको देखा है, तो वहाँ उसमें से कितने सारे लोग इंटरेस्टेड है, तो उसमें से कितने लोगों को आपको बात करनी चाहिए कि हाँ ये कस्टमर इंटरेस्टेड है, तो आपका जो कस्टमर केयर है इनसे बात करके वो उनको प्रोडक्ट सेल करने का काम करे। तो वो ये सारी चीज़ें करने का ये कंपनी काम करती है। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो देखिए, जो वेब चैनल्स वगैरह होते हैं और जो पब्लिशर्स होते हैं, तो उनके साथ मिलके कंपनी है ना, जो एड इन्वेंटरी होता है उसे मोनेटाइज करने का ये कंपनी काम करती है। अगर आप देखोगे गूगल हो गया, फिर उसके अलावा जो अलग अलग नेटवर्क्स है, तो वहाँ पे ये कंपनी मोनेटाइज करने का काम करती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी जो डायरेक्ट ब्रांड्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कोई भी ब्रांड है तो उनके साथ में डायरेक्टली साइन करके वहाँ पे कंपनी अपने ऑर्डर्स वगैरह लेती है, फिर कैंपेन वगैरह कंपनी चलाती है। यानी कि जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी रन करने का काम करती है। और वहाँ पे कंपनी को जो रेवेन्यू अर्न होता है, यानी कि अगर कंपनी को जो पैसा मिलेगा, जो कंपनी के अगर कस्टमर्स की डिमांड होगी, यानी कि सपोज अगर एप्पल अगर इनका कस्टमर होता है, तो अगर एप्पल की डिमांड होती है कि 1 लाख लोग अगर देखेंगे तभी मैं आपको पैसा दूंगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू मिलता है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मोबाइल, वेब और उसके अलावा जो वीडियो पब्लिशर्स होते हैं, ये सारे हमें कंपनी के जो कस्टमर्स है वो हमें नजर आते हैं। अगर आप देखोगे जैसे ई बाउंड सर्विसेज हो गया, स्काईमेट वेदर, फिर उसके अलावा स्ट्रीट मीडिया, तो ये जो सारे नाम अगर आप देखोगे, लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स, कैचअप टेक्नोलॉजी, तो ये करंटली अभी हमें कस्टमर्स नजर आते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 10 से 11 कस्टमर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप देखोगे तो ये मुझे थोड़ा रिस्की नजर आता है, क्योंकि जनरली बहुत सारे, यानी कि अगर आपने 10 कंपनी के ऐड चलाए तो वहाँ पे हो सकता है कि 1-2 कंपनीज में ऐसा रहेगा कि वहाँ पे आपका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं होगा, यानी कि आपकी ऐड चलेगी ही नहीं। तो वो हो सकता है कि जो आपने 8 से 9 ऐड में जो आपने रेवेन्यू अर्न किया है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे इसे लूज कर पाओ। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली जो कैश की रिक्वायरमेंट्स होती है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो नए प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रदीप गुप्ता और मैसेज साइबर मीडिया में ये कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। साइबर मीडिया मेरे ख्याल से इनकी एक पेरेंट कंपनी होगी और ये एक सब्सिडरी कंपनी मेरे ख्याल से यहाँ पे इनकी होगी। अगर हम यहाँ पे एसेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 16 करोड़ से यहाँ पे एसेट का नंबर अभी अराउंड अगर आप देखोगे 28 करोड़ पे ये नंबर हमें नजर आता है। अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे, 38 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर अभी 56 करोड़ पे आया है। आज इसमें से अगर आप देखोगे 2021 वाले ईयर में 5 से 6 महीने लॉकडाउन वगैरह थे, तो उसकी वजह से हमने इशू देखे थे, तो ये मेरे ख्याल से ईयर इग्नोर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, ये थोड़ा सा नेगेटिव हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पहले कंपनी 1 करोड़ से कम का नेट प्रॉफिट ये कंपनी अर्न कर रही थी, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 1.5 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है, क्योंकि देखा जाए मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि देखिए, थोड़ा सा भी अगर रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप साइड में भी यहाँ पे फॉलो होता है, और नीचे वाली साइड में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कंपनी की फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कंपनी की थोड़ी सी कम होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, थोड़े से भी रेवेन्यू के नंबर्स कम होंगे तो वहाँ पे कंपनी लॉस में आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 27 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 29 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 180 रुपीज पर यहाँ पे कंपनी अपने शेयर दे रही है और 800 शेयर का लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज लगेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 करोड़ यहाँ पे 4 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रेश इश्यू कंपनी का हमें नजर नहीं आता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। 4,08,000 के हमें यहाँ पे कंपनी के फ्रेश इश्यू नजर आता है और ऑफर फॉर सेल का हमें यहाँ पे 3,72,000 शेयर्स यहाँ पे नजर आते
हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये नंबर सेम ही हमें नजर आता है, यानी कि अराउंड 8-9 करोड़ का जो अमाउंट है वो कंपनी के पास में जाने वाला है और 6 से 7 करोड़ का पैसा यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में जाने वाला है। तो देखिए ऐसे भी कंपनीज में जब प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे होते हैं तो वो मुझे काफी नेगेटिव लगता है, क्योंकि आप इतने अर्ली स्टेज पे हो, वहां पर आपको निकल के क्या करना है। अगर वहां पर अगर आप अपना स्टेक बेच रहे हो तो वहां पर डेफिनेटली एक इंडिकेशन देता है कि आपको खुद को ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आती है, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि जिनको ज्यादा ग्रोथ नजर आती है वो अपना स्टेक नहीं बेचते, वो तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे लिस्टिंग होने के बाद में अपने स्टेक को लगातार ऐड करते हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ पे नेगेटिव नजर आती है। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे 35% का ही रिटेल कोटा है। देखिए 14 करोड़ का हार्डली अगर आप देखोगे आईपीओ में नजर आता है, और जिसके अंदर 35% अगर आप देखोगे तो लगभग 5 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 6 अक्टूबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 7 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और यहाँ पे 10 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर अगर होंगे तो वहाँ पे लिस्टिंग तो यहाँ पे 10 अक्टूबर को होने वाली है। अगर 10 अक्टूबर को लिस्टिंग अच्छी होती है और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप उसे सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है, और एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,44,000 रुपीज लगेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए एज द होल ये आईपीओ अच्छा नजर आता है, और खास करके अगर आप देखोगे क्यूआईबी पोर्शन भी यहाँ पे अलॉटेड है, तो वो एक तरीके से शेयर कैपिटल ज्यादा रहता है, तो वहाँ पे क्यूआईबी का पोर्शन भी हमें नजर आता है। तो मेरे ख्याल से तो देखा जाए तो अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ काफी छोटा नजर आता है, और रिटेल कोटा अगर आप देखोगे 4-5 करोड़ का ही है। तो जिस तरीके से 300-400 करोड़ की डिमांड हमें हर आईपीओ में देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे 50 से 60 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से अवॉइड करना सही रहेगा। मतलब लिस्टिंग के बाद बहुत लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता है कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो लिस्टिंग के बाद में क्या आपको लेना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि साइबर मीडिया के पूरे आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।